छात्रों नमस्ते। मैं प्राध्यापक विलास खैरनार। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती का दूसरा पाठ निराला भाई। उसके लेखिका है महादेवी वर्मा। निराला भाई ये एक संस्मरण है। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप से प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है, उतनी सफल गद्यकार के रूप में विख्यात हैं। आप छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने अपने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ है। आगे हम देखेंगे प्रमुख कृतियाँ। निहार, रेशमी, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा, काव्य संग्रह। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखाचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकाल की आस्था, निबंध आदि। अब हम देखेंगे विधा परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों के हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथों को संस्मरण साहित्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे पाठ परिचय। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धरता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के योग की व्यथा पोसा, उसे काबू में उतारा। अतिथि करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उसकी संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था और वो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी श्रावणी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी हमें कहते हैं कि एक युग बीत जाने पर भी मेरी जो यादें हैं, जो मेरी स्मृति है, वो एक घटा भरी भूल नहीं पाए हैं। अश्रुमुखी श्रावणी, देखिए यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया, अश्रुमुखी श्रावणी का पूर्णिमा की रेखाएं मिट नहीं सकी, यानी कि वो जो यादें हैं वो जरा ही मिट नहीं पाई है। उन रेखाओं के उजाले के रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं। देखिए, लेखिका कहते हैं कि उन रेखाओं के उजाले के रंग जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सूख नहीं पाए हैं। देखिए, लेखिका कहते हैं उन रेखाओं के उजाले के रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सूख नहीं पाए हैं। उड़ना तो दूर की बात है, अब तक वो यादें, वो स्मृति अब तक वो भूल ही नहीं पाई है। वो अभी तक उनके ख्यालों में है। वो उड़ना तो दूर की बात है, यानी कि भूलना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए निराला जी से पूछ बैठी थी। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी उस दिन मैं कहते हैं कि उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए निराला भाई जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी है? मैं पूछा था कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी है? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बांधन शून्य कलई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाली यजमान खोजों का चित्र था। लेखिका कहते हैं कि अवश्य ही
अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया है। देखिए, लेखिका महादेव वर्मा जी, उनको पूछा था कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी है, लेकिन उसके सवालों के जवाब में निराला जी ने उनको जवाब दिया था। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनका पूरा नाम है। उन्होंने महादेव वर्मा जी को जवाब दिया उनके जवाब ने उनको महादेव वर्मा जी को चौंका दिया था। उनका जवाब था, कौन बहन हम जैसे बुक्कड़ भाई को भाई बनाएगी। निराला जी कहते कि कौन बहन हम जैसे बुक्कड़ भाई बनाएगी। में उत्तर देने वालों की एकाकी जीवन की व्यथा थी। उनका जो जवाब था, उनके जो उत्तर ने उनको एकाकी जीवन की व्यथा दड़ी हुई थी। व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती का आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। उसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों के से भारती की अर्चना भी की है और बर्तनबाज ने पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। लेखिका महादेव वर्मा जी हमें कहते हैं कि यह कहना कठिन है, लेकिन जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती का भास यहाँ पे उनको दिखता है और वहाँ पे उनको अभिषेक की प्रेरणा मिलती है। जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों की भारतीय अर्चना भी की है और बर्तनबाज ने पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना की उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने अंग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर के ऐसी अनेक चित्रकथाएं आग डाली है, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संवार सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। देखिए, महादेवी वर्मा जी निराला जी के बारे में कहते हैं कि दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत के अंगों के अक्षरों के आंसू के रंग भर भर के ऐसा चित्र कथाएं आग डालना, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपने निबंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित करने का वचन दिया। देखिए, महादेव वर्मा जी निराला जी के बारे में कहते हैं कि उनका जो अस्त व्यस्त जीवन था, निराला जी का जो अस्त व्यस्त जीवन था, उसको व्यवस्थित करने का असफल प्रयासों का स्मरण कर महादेव वर्मा जी को आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपने निबंध उदारता का तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित करने का वचन दिया। सहयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। सहयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए, यानी कि निराला जी को कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करने उन्होंने अपने खर्चे का बजट बनाने का आदेश दिया। देखिए, निराला जी ने महादेव वर्मा जी को 300 रुपये का बजट बनाने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। दुष्कर यानी कि असफल। लेखिका कहते हैं कि जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। ना वे मेरी चादर लंबी कर सकते हैं, ना मुझे पैर सुकड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार का एक विचित्र रस्साखेसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो, तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले में श्रेष्ठ मानेगा। देखिए, लेखिका महादेव वर्मा जी कहते हैं कि यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की प्रतियोगिता हो, तो उस पर 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य से
पाने वाला से भी श्रेष्ठ मानेगा। ऐसा अस्तु नामक से लेकर नापित तक और चप्पर से लेकर मकान की किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने जो निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो बजट था वो बनाया। कहाँ से? नापिक से नमक से लेकर नापित तक और चप्पर से लेकर मकान की किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया। देखिए, उन्होंने जो बजट बनाया था वो भी निराला जी को पसंद आ गया। तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। देखिए, जो लेखिका महादेवी वर्मा जी ने जो बजट बनाया था निराला जी का, वो उनको पसंद आ गया। तब लेखिका को अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। देखिए, व्यर्थता यानी कि जो किसी काम का नहीं होता है। दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वो सवेरे ही पहुँचे, 50 रुपये चाहिए। देखिए, निराला जी महादेवी वर्मा जी इनके पास सवेरे ही पहुँचे और कहने लगे, सवेरे पहुँचे कि मुझे 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। किसके लिए 50 रुपये चाहिए? कि किसी स्टूडेंट यानी किसी विद्यार्थी की परीक्षा शुल्क जमा कराना है, अन्यथा वो परीक्षा में बैठ नहीं सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, शाम होते होते किसी साहित्यिक यानी किसी लेखक के मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ की किसी टांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। देखिए, दूसरे दिन का जो वो बताती है, दूसरे दिन लखनऊ में किसी टांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर यानी कि 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी का विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। दोपहर को दूसरे दिन लखनऊ की किसी टांगे वाले को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र के भतीजी को विवाह के लिए 100 रुपये देना अनिवार्य हो गया। सारांश यही कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। देखिए, लेखिका कहती है कि सारांश यही है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते ये दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। लेखिका कहती है कि तीसरे दिन जो रुपए दिए हुए थे उनके पास, लेखिका महादेवी वर्मा जी के पास, वो सब समाप्त हो गए और तब उनकी व्यवस्थापन की नाते ये दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी को रोका ना जाए, यानी ऑर्डरदानी है कि दानी पुरुष, लेखिका कहती कि ऐसे ऑर्डरदानी को रोका ना जाए तो मुझे भी अपनी स्थिति में पहुँचा कर दम लेंगे। वो कहते कि इसको नहीं रोका जाए कि अपने जैसा वो मुझे ही बना देंगे। तब से फिर कभी मैंने उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। बड़े प्रयत्नों से बनाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तु अभी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गए, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए। जो साधन मात्र है वो संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्ता जी निराला जी का अतिथि ग्रहण करने गए। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जो बड़े प्रयत्न से बनाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की जो वस्तुएं होती है वो दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो जाती है। तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए। जो साधन मात्र है वो संध्या भी मेरी स्मृति, यानी कि जो शाम होती है, जो शाम जो है वो उनकी यादें, शाम की जो यादें, वो कहती है कि जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी गुप्ता निराला जी का अतिथि ग्रहण करने गए, बगल में गुप्ता जी की बिछाने का बंडल दबाए, दिया सलाई का श्रेण प्रकाशहीन अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग देखते हुए निराला जी ने हमें उस कक्षा में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि बगल में गुप्ता जी के बिछाने का बंडल दबा है, बिछानों का बंडल दबाए,
दिया सलाई के श्रेण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग देखते हुए निराला जी हमें उस कक्षा में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा हुआ तेल। देखिए लेखिका के जो मकान में ले गए वहाँ पे क्या था, आले पर कपड़े की आधी जली हुई बत्तियाँ का तेल, यानी कि बत्ती थी वो आधी जली हुई थी, जो खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। जो दिया था उसमें, मिट्टी का जो दिया था उसमें तेल नहीं था, जो बत्ती थी उसमें तेल नहीं है, लेकिन जो मिट्टी का दिया मानो अपने नामक सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वो अलौकिक रहित मुख सुविधा शून्य सुख सुविधा शून्य घर स्वामी की विशाल आकार और उसमें भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। देखिए लेखिका महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जो सुख सुविधा से भरा हुआ नहीं था, घर स्वामी विशाल आकार से उसे विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। देखिए जो उनके घर में अतिथि जाते उनके लिए वो सतर्क यानी कि हमेशा तैयार रहते थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए। लेकिन अतिथि का सुविधा किया विचार करने के लिए वो एक नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोते चादर के कुछ घर में मिल सका सब सख्त और बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। देखिए लेखिका महादेवी वर्मा जी कहते कि निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी वो अतिथि का सेवा करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहते थे। उनकी सेवा के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर देते थे। ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा जी हमें यहाँ पे कहते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना ये मुझे ज्ञात नहीं है, पर सवेरे गुप्ता जी को ट्रेन में बिठाकर वो मुझे उनके सुख चैन का समाचार देने ना भूले। देखिए जब वो गुप्ता जी को ट्रेन में बिठा कर आए तब उनका समाचार देने के लिए महादेवी वर्मा जी के पास गए। वो भूलते ही नहीं थे वो समाचार देने का। ऐसे अवसरों की कमी नहीं थी जब अकस्मात पहुंचकर कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि है घर में सामान नहीं है। देखिए जब निराला जिनके घर में कोई अतिथि आते थे तब वो महादेवी वर्मा जी के घर जाते थे, यानी कि लेखिका के घर जाते थे और कुछ लकड़ियाँ थोड़ा घी लेकर आते थे। उनके अतिथि या भोजन कराने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालों का जैसा इसमें झलक जाता था। जो अपना घर समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। देखिए जब वो कुछ सामान लेने के लिए लेखिका के घर जाते थे तब लेखिका कहती थी निराला जी को जो आपके घर में जो अतिथि आए उनको भोजन के लिए मेरे घर भिजवा दो। यह सुनकर उनको बालकों जैसा इसमें झलक जाता था। जो अपना घर समझ कर आए उन्हें कैसे कहा जाए कि उन्हें दूसरे के घर जाना होगा भोजन के लिए। देखिए तब वो महादेवी वर्मा जी को कहते थे, निराला जी कहते थे कि जब अतिथि मेरे घर आए हैं तो उनको कैसे कहा जाए कि वो दूसरे के घर भोजन के लिए जाए। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन बाजने तक का काम वो अपने अतिथि देवता के संघर्ष के लिए करते थे। देखिए जब उनके घर में जो अतिथि आते थे उनके भोजन से लेकर झूठे बर्तन बाजने तक का काम वो अपने अतिथि के लिए करते, यानी कि अतिथि देवो भव। वो अपने अतिथि को देव मानते थे, उनके लिए हमेशा उनके लिए तत्पर रहते थे, उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है, पुरातन यानी कि प्राचीन। निराला जी के उन दृष्टि से निराला जी के जो संस्कार है वो पुरातन है, जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। जो संस्कार होते जो इस देश के ग्रामीण किसान है उनमें जो संस्कार है, पुरातन संस्कार है, वही निराला जी के यहाँ मिलते हैं। उनकी व्यथा की संगनता उनकी जो व्यथा की संगनता जानने के लिए मुझे एक अवसर मिला है। देखिए लेखिका को उनको एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंद दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। देखिए सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। देखिए किसकी खबर? सुमित्रानंद पंत की झूठी खबर अखबार में छप के आई कि उनका स्वर्गवास हो गया।
निराला जी कुछ ऐसे आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैंने उसे समाचार छापने का भी अवसर ना पा सकी। देखिए, जब वो समाचार लेखिका पढ़ रही थी, अचानक से वहाँ पे निराला जी पहुँचे तो उनको समाचार छुपाने का अवसर ही ना मिला। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था। देखिए, समाचार जो मिला है उनको, समाचार पत्र में जो खबर मिली है कि सुमित्रानंद पंत का स्वर्गवास हो गया, इस खबर पर लेखिका का विश्वास नहीं था। पर निराला जी को ऐसा अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते थे। लड़खड़ाकर जब उनको ये पता चला कि सुमित्रानंद का स्वर्गवास हो गया तो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श में मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। देखिए, पाषाण यानी कि पत्थर के जैसे वो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श के मानो यानी कि पत्थर के जैसे वो सोफे पर बैठकर परिवर्तित हो गए। उनकी झुकी पलकों में घुटनों में चूने वाले आंसू की बूंदों बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जुड़ी हुई हुई के फूल हो। देखिए, सोफे पर बैठकर वो नीचे ऐसे मुद्रा में बैठ गए और अपने घुटनों में ऐसे आंसू के बूंदे नीचे गिरने लगे। स्वयं स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। स्वयं ही लेखिका अस्थिर हो गई, लेकिन निराला जी को सांत्वना देने के लिए उन्होंने स्वयं स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। देखिए, तब लेखिका उनको कहते, निराला जी कि समाचार ठीक है क्या गलत, ये जानने के लिए मैंने तार भेजा है। वे व्यतीत प्रतीक्षा की मुद्रा में जब तक बैठे रहे जब तक रात के फाटक बंद करने का समय ना आ गया हो। तब देखिए, जब तक वो वही बैठे रहे, यानी कि उनके बगल में जो पार्क था उनके घर पे, वहाँ पे वो बैठे रहे जब तक कि सुबह ना हो जाए। सवेरे 4 बजे के फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर में संबंध पूछा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो रात भर पार्क के खुले आकाश के नीचे ओस के भीगे धूप में बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब देखिए, वो तब तक बैठे रहे जब तक सुबह ना हुई। जब वो सुबह जब फाटक खटखटाकर जब उन्हें तार के संबंध में, उत्तर के संबंध में पूछा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो रात भर पार्क के खुले आकाश के नीचे, लेकिन घर के बाजू में जो पार्क होता है उसके नीचे, आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे वो भीगे धूप में बैठे रहे और सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर आप तो सोच के ही थकावट होती है। देखिए, उन्होंने सुमित्रानंद पंत की दो स्वर्गवास की खबर अखबार में उन्होंने पढ़ी, तब वे कहने लगे कि पंत के साथ जो रास्ता कम अखरता था, पर आप तो सोच कर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उन्होंने सरल विश्वास के साथ कहते थे, वो तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। देखिए, उनको जो पुरस्कार में मिले हुए धन का कुछ पैसों का वो खुद के लिए इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। वे कहते थे वो संकल्पित अर्थ है, उसका उपयोग सिर्फ वो अपने साहित्य के लिए ही करते थे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। देखिए, लेखिका कही थी कि उनको जो व्यवस्थित करने के जो उनके मार्ग है वो सब निष्फल रहे, लेकिन आज उनको दुख नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या है कि वो हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या है। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में था। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है अपरिग्रही, यानी कि खुद के लिए खुद के पास कुछ न रखना, भविष्य के लिए अपने पास कुछ न रखना, इसका अर्थ होता है अपरिग्रही। तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता ही पड़ेगी। तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मधुकरी यानी कि भिक्षा मांगकर खाना। वो कहते कि खुद के लिए अपने पास कुछ नहीं रखते तो आपको भिक्षा मांगकर ही खाना होगा। तब निराला जी कहते, खेद, अनुपाप या पश्चाताप की एक भी
लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा में तैरता हुआ नीरज जी का उत्तर आया। देखिए, उनको कुछ खेद नहीं था, अनुताप नहीं था, पश्चाताप नहीं था। वो विनोद के एक प्रशांत की धारा में तैरता हुआ नीरज जी का उत्तर आया। मधुकरी तो आप भी खाते, मधुकरी आप, वो कहते कि मधुकरी तो आप भी खाते, यानी कि आप आज भी हम भिक्षा मांग कर खाते हैं। जिसकी विधियों से साहित्य का कोश समृद्ध हो, जिसकी विधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेगी, ये कहना कठिन है। देखिए, लेखिका कहते कि जिसकी लिखान से, जिसके साहित्य से हिंदी साहित्य समृद्ध हो, उसने मधुकरी यानी कि भिक्षा मांग कर खाकर अपना जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य को आने वाले युग पर विश्वास नहीं हो सकता, ये कहना कठिन है। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्थान। देखिए, वो कहते हैं गेरू यानी कि केसरी रंग में उनके दोनों मलिन अर्ध वस्त्र और उत्तरीय कप रंग डाले, इसका मुझे पता नहीं, यानी कि लेखिका को पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्थान। हवन आदि कर जब वे निकले, तब गैरिक परिधान कर चुके थे। अंगोछे के आभा और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुँह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। मानो सुनहरी धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। देखिए, उन्होंने जो गैरिक यानी कि केसरी रंग का वस्त्र परिधान किया था, उनकी अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ और उनका शरीर पूर्ण गैरिक यानी कि केसरी रंग का दिखने लगा था। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगी। देखिए, वो बोले कि अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिषद का उपसंहार का और कैसे होगा, ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्रों तो मैले नहीं दिखेंगे ना। लेखिका गई थे कि आपने जो गेरुए यानी कि केसरी रंग का वस्त्र परिधान किया है, वो ज़्यादा मैले नहीं होगा, इससे सिर्फ एक ही लाभ मिल सकता है, आपके साबुन के पैसे बच सकते हैं। पर हानि यही है कि न जाने कहाँ का छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा की पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कमी है। देखिए, लेखिका कहती है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ छप्पर डलवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर धूप और वर्षा के कारण यहाँ पर रक्षा करने के लिए नीम और पीपल की कमी है। मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी को ही पाई है। देखिए, लेखिका कहती है कि मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि इस देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने वाली की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। निराला जी ने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्व की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल ढिलढोर देखने वाले हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उससे उनके मुंह की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। देखिए, कहते हैं कि निराला जी जो उनका जीवन, उनका शरीर और साहित्य सभी में असाधारण है, यानी कि इनसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, उनमें विरोधी तत्व की सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल ढिलडोर देखने वाला हृदय भी आतंक उत्पन्न कर देता है, उसके मुंह के सरल और आत्मीयता दूर करती चलते हैं। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चमकदार राह में उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी में जीवन के सत्य दुष्टों का हम बालकों जैसा सरल विश्वासु पाते हैं।
निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। देखिए, सत्य का मार्ग यानी कि जो सत्य की राह हो, जो रास्ता हो, उन पे वो निराला जी चलते हैं। उनका जो विश्वास है, उनका जो आत्मविश्वास और सत्य की राह पर चलने वाले भारत को जैसा सरल और विश्वासु ही पाते हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष की तरंगित नहीं होती। देखिए, उनमें किसी अन्याय के प्रतिकार में हाथ उठ सकते, यानी कि अन्याय के खिलाफ सबसे पहले उनके हाथ उठ सकते हैं। हाथ से पहले उनकी लेखनी उनकी अधिक कठोर है, उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष की तरंगित नहीं होती। होठों की खिंची हुई सी रेखाएं में निश्चित छाप है, पर उनमें क्रूरता के भगीमा का या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती है। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल की व्यक्त स्वाद में। निराला जी किसी से भयभीत नहीं, अंत किसी से प्रतिक्रूर होना उसके संभव नहीं। उसके तीखे व्यंग विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। देखिए, निराला जी यहाँ पे क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे वो झंझा के समान है जो हल्की वस्तु के साथ भारी वस्तु को भी उड़ा ले जाती है। झंझा यानी कि तूफान। उस तूफान के साथ वो हल्की वस्तु के साथ भारी वस्तु को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध ना मिले तो दुर्गंध का भारी ढोलता फिरता है। जिसे उपयोगी नहीं मानते, देखिए, जिसे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उसका किंचित मात्र मोह नहीं है। देखिए, उनको उपयोग नहीं मानते, उसके प्रति उसका किंचित मात्र भी मोह नहीं है, चाहे तोड़ने योग्य वस्तु के साथ रक्षा की योग्य वस्तु भी नष्ट हो जाए। देखिए, जो उपयोगी नहीं ऐसे वस्तु उसके प्रति उनको मोह नहीं है, चाहे तोड़ने योग्य वस्तु के साथ रक्षा के योग्य वस्तु भी नष्ट हो जाए। उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती है जो संकल्प के उचित और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा की बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। निराला जी को समझने के लिए बौद्धिकता चाहिए, उसके साथ संवेदनशीलता ही अपेक्षित होती है। ऐसे संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरही मिलते हैं। देखिए, उन्हें समझने वाले ज़्यादा नहीं लेकिन विरही यानी कि कम लोग मिलते हैं जिनके पास बौद्धिकता और संवेदनशीलता होती है। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिलते हैं जिसमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धांत व्यवहार की निंदा नहीं हरता। देखिए, निराला जी के बारे में हर जगह ऐसे दो व्यक्ति मिलते हैं जहाँ पे उनकी नम्रता की प्रशंसा करते नहीं थकते और दूसरा उनके उद्धांत व्यवहार की निंदा नहीं हरता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुँच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रामाणिक करने के लिए उनके चरित्र के उजली रेखाओं पर काली तुली फेंक कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। देखिए, जो उनके अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता यानी कि उनके विद्रोह की असफलता प्रामाणिक करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं के काली तुली फेंक कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत की उदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति के संबंध रखती है। देखिए, उनके बारे में जो भी अच्छे और बुरे जो भी बातें जो भी भ्रांत की उदंतियाँ है तो इसी वृत्ति के संबंध रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है।
देखिए, मनुष्य जाति का जो इतिहास है वो पूरा लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाली व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपने बर्बरता मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। देखिए, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब अपने मूर्खता पर हमें हंसी आ जाती है। हमने अच्छे लोगों को कभी विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर, कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपने बर्बर मूर्खता का इतिहास में नए पन्ने जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सुजान कर पाती है। देखिए, प्रकृति और चेतना ऐसे कितने लोगों का निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्यों का सुजान कर पाती है, जो अपने सृष्टियों के श्रेष्ठ हो पर उनके सजातिया ऐसे अद्भुत सुजान को नष्ट करने के लिए इससे ही बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वो उनकी समझ के पहरे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। निराला जी अपने युग की एक विशिष्ट प्रतिभा है। अंत उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। देखिए, अपने युग का जो अभिशाप है वो झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। उनके जीवन के चारों और परिवार पर वह लोहसार घेरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और भार की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कौंपल में उनके लिए पत्नी योग की पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति, मातृहीन यानी कि बिना माँ के, आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा के वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के पात्र बने। देखिए, निराला जी हमेशा दूसरों की मदद करते थे, लेकिन खुद के पास कभी भी पैसे रखते नहीं थे। इसलिए पुत्री की यानी कि उनकी बेटी की जब अंतिम क्षणों में निरुपाय यानी कि उसकी मदद कुछ नहीं कर पाए और अपने बेटे यानी पुत्रों को उचित शिक्षा नहीं दे पाए। अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिन्हें सहृदय बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। संभव से उन्हें ये निश्चल वीरता मिलती है जो अपने बचाव के प्रति प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वो तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। देखिए, वो कभी भी राजनीति नहीं करते थे। वो हमेशा साहित्य से एक निष्ठ थे, साहित्य की पूजा करते, अपना जीवन साहित्य के लिए अपना व्यतीत कर दिया था, साहित्य में अपना जीवन एकनिष्ठ कर दिया था। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वो तो साहित्य की निष्ठता का पर्याय है। छल की हो में छिप कर लक्ष्य तक पहुँचाने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता तो अपने पद के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी कि देखने वाला न दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला न दिखाई देने वाला, यानी कि प्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। आघातों यानी कि अपने चोटों को झेलता हुआ उस लक्ष्य तक जाता है। उसी को युग श्रेष्ठ साहित्यकार कहते हैं। निराला जी ऐसे ही द्रोही साहित्यकार है जिन्हें अनुभव को दर्शन का विष साधारण मनुष्यों की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। विषाक्त यानी कि जहरीला बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। देखिए, इसी के लिए उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष का जो आघात है, उनके जीवन पर जो संघर्षों का आघात है वो उनकी हार नहीं, शक्ति का प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अंछोर मरु यानी कि न छूटने वाला जो सुक्ति है,
ना अकुल समुद्र में अस्तित्व खोते, ना अकुल समुद्र यानी कि जिस समुद्र का कोई किनारा न हो, ना अकुल समुद्र में अस्तित्व खोते जीवन की दृष्टि। निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडल मोती नहीं है जिसे अपनी मार्गता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। देखिए, मार्गता यानी कि महानता, उनके महानता के लिए कोई स्वर्ण, कोई सौंदर्य की प्रतिष्ठा के लिए अलंकार नहीं चाहिए। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड है, वह जा है वह उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वालों में मानवता के लोहे परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वो स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरे का मूल्य बढ़ाने में है। देखिए, पारस की जो अमूल्यता होती है वो सिर्फ दूसरे का मूल्य बढ़ाने में होती है, उसके मूल्य में ना कोई जोड़ सकता है ना घटा सकता है। देखिए, पारस की जो मूल्यता होती है इसमें कोई भी उनका मूल्य घटा नहीं सकता है और कोई जोड़ नहीं सकता है। वैसे निराला जी का मूल्य है, उनके महानता यानी कि महानता है। आज हम दम्भ और श्रद्धा, अज्ञान और भांति के ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना कठिन है। देखिए, कुहेलिका यानी कि अंधकार, न दिखाई देने वाला। स्वयं हम उस रास्ते पे चल रहे सहयात्री को यथार्थ में जानने का प्रश्न नहीं उठता। यथार्थ यानी कि सच्चाई। पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। देखिए, निराला जी के साहित्य की जो शास्त्रीय विवेचना है वो युग आगामी युग तक सुकर रहेगी यानी कि याद रहेगी, पर उस योजना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और एकनिष्ठ और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग रहेगा। देखिए, जो साहित्य का मार्ग है उस मार्ग पर उनके चरणों का फूल रहेगा, उनकी याद रहेगी और उनके चरण का चिन्ह रहेगा और चिन्ह में उसका हर शूल पर यानी कि शूल यानी कि खून का यानी कि रक्त का रंग रहेगा। यहाँ पे आज हमें निराला बाई का जो संस्मरण यहाँ पे समाप्त होता है। ये जो है संस्मरण महादेव वर्मा जी के संस्मरण से लिया गया है।